जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है इस टेस्ट में। और जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे स्तर के एक स्तरीय प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चिंतन स्तर के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपने पूरे इस कोर्स में सारी टेस्टों के अंदर मैंने ये प्रयास किया है कि मैं उन प्रश्नों को लूं जो सामान्य प्रश्नों से हट करके एक श्रेष्ठ प्रश्न माने जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से जिन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, एक संग्रह की कोऑर्डिनलिटी को तुरंत समझने के लिए की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं हो को कहा जाता है। ये 4 या 5 से अधिक नहीं हो, एक ऐसी कोऑर्डिनलिटी को क्या कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। जो विद्यार्थी इस शब्द से और इस अवधारणा से परिचित नहीं है, मैं उनको एक बार इसको अवधारणा को समझाता हूं बहुत अच्छे से। आप देखें, कभी आपने देखा है कि पशुओं को गिनना आता है, पक्षियों को गिनना आता है? उनको गिनना नहीं आता है, लेकिन उनके अंदर एक क्षमता होती है। जो छोटा बच्चा होता है, जिसने भी गिनना नहीं सीखा है, उसके अंदर भी ये क्षमता होती है। चिड़िया जो होती है, पशु जो होता है, अगर उसके अंडे मान लीजिए 5 हैं और उसमें से अगर कोई एक अंडा ले जाए, तो गिना उसने पहले भी नहीं था और गिना उसने अभी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको इतने 4 अंडे दिखेंगे, वो तुरंत समूह को देख करके समझ जाएगा कि अब मेरे कुछ कम है। आप बच्चे के सामने एक हाथ में इतनी टॉफी और एक हाथ में इतनी टॉफी लेकर के, या एक हाथ में मान लीजिए 3 टॉफी लेकर के, और एक हाथ में ये लेकर के, और आप बच्चे से पूछे किसमें ज्यादा है, उस बच्चे को गिनना नहीं आता है कि ये 5 है कि ये 3 है, पर वो देख करके ये बता सकता है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ये जो क्षमता होती है पशुओं में, पक्षियों में, छोटे बच्चों में, यानी इसको बोलते हैं समूह की कोऑर्डिनलिटी, यानी कि समूह में कितनी संख्या है। कोऑर्डिनलिटी मतलब ये हम एक प्रश्न में समझेंगे। 2 प्रकार की संख्या होती है, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल। कोऑर्डिनल जो समूहवाचक होती है, 4 है, 5 है, 6, 8, 10, 15, ये समूह बताता है, दिस इज कोऑर्डिनलिटी। और दूसरी होती है ऑर्डिनलिटी, क्रमवाचक, समूहवाचक और क्रमवाचक। ऑर्डिनल संख्या होती है जिसमें हम 1 नहीं बोलते, पहला बोलते हैं, 2 नहीं बोलते, दूसरा बोलते हैं, 3 नहीं बोलते, तीसरा बोलते हैं, थर्ड, 4 नहीं बोलते, फोर्थ बोलते हैं। तो फोर्थ और 4 में क्या अंतर है, 3 में और तीसरे में क्या अंतर है? जब हम तीसरा बोल रहे हैं तो क्रम बता रहा है, और 3 बोल रहे हैं तो समूह बता रहा है। तो समूह बताता है तो कोऑर्डिनलिटी, और क्रम बताता है तो ऑर्डिनलिटी, क्रमवाचक। तो सवाल ये है कि ये जो जब, लेकिन ये हो तभी सकता है जब समूह में संख्याएं कम हो, 4 हो, 5 हो या 6, बस इतनी संख्या में ये हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक समूह 50 संख्याओं का 50 गोलियां है, और एक मान लीजिए 48 का है, फिर आपसे कहा जाए कि देख करके बताओ कि कौन सा समूह कम है, वहां आप नहीं बता पाएंगे। तो समूह में संख्या जब कम हो, 4, 5 या 6 हो, और देख करके बिना गिने ये समझ जाना कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, ये क्षमता क्या कहलाती है? ये क्षमता कहलाती है सुबिटाइजेशन। ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुबिटाइजेशन कहलाती है। और ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। और ये बिल्कुल एक नया शब्द था जो विद्यार्थियों को परिचित ही नहीं था। मैंने बच्चों को कहा कि ऐसे टेक्निकल शब्दों से बड़े अच्छे से परिचित हो। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में ये वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। शून्य सबसे अधिक, ये एक वाद विवाद है। और बच्चे जब वाद विवाद है कि शून्य प्रभावशाली संख्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली, तो इसके पक्ष में तर्क वितर्क करेंगे। ये जो क्रिया करा रहा है अध्यापक, ये बच्चों में किस चीज को प्रोत्साहित करेगा? विश्लेषण और संप्रेषण। वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य है, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य, उनको लिख पाएगा बच्चा या हल कर पाएगा, और मित्रों को सहयोग देने में। क्लियर है कि ये विकल्प इसका बिल्कुल हो नहीं सकता है। शून्य सबसे प्रभावशाली है, इससे वो उन संख्याओं को लिखने में सक्षम हो जाए जिसमें शून्य हो, ये भी गलत होगा। ये भी कोई तुक की बात नहीं है, क्योंकि बात जब वो शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली है, इस बात को सिद्ध कर रहा होगा, तो पक्ष में, तर्क में उसे कई सारे उदाहरण रखने पड़ेंगे। वो कई सारी चीजों के अंदर जाकर के काम करेगा। तो वहां पे 2 काम हो रहे होंगे। एक तो वो अंदर जाकर के कई सारे तथ्यों को विश्लेषित कर रहा होगा, एनालिसिस कर रहा होगा, तब सिद्ध हो पाएगा। और साथ ही साथ अभिव्यक्ति भी कर रहा है। विश्लेषण और संप्रेषण, इन दोनों चीजों का सर्वाधिक प्रोत्साहन होगा। प्रत्येक, ध्यान रखो, प्रत्येक प्रकार का वाद विवाद, केवल इसी बिंदु पे नहीं, प्रत्येक प्रकार का वाद विवाद हो, जब भी प्रश्न ये किसी भी शिक्षण विधियों में आ जाए,
कि वाद विवाद बालकों में किन चीजों का सबसे ज्यादा विकास करता है। आंख बंद करके आपको उत्तर देना है। दो चीजें हर हालत में वाद विवाद की प्रक्रिया में बच्चों में विकसित होती ही है, एक विश्लेषण क्षमता और एक अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कि संप्रेषण की क्षमता। ये वाद विवाद का सीधा सीधा उसके अंदर निहित उद्देश्य होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हमने कोर्स में गणित की प्रकृति को बहुत अच्छे से विस्तार से हमने चर्चा की है। ये निगमनात्मक विज्ञान है, निगमनात्मक, और हम गणित में निगमन शब्द का प्रयोग देखते भी है, निगमन विधि भी होती है, देखेंगे भी, इससे चर्चा करेंगे। ये तार्किक विचारों का प्रश्न बोला है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब 3 कथन सही है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, गणित के लिए ढोल बजा करके सही होता है। यह मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन करता है। गणित में गणित का जो शब्दार्थ जो होता है मैथमेटा, वस्तुएं गिनना, तो ध्यान रखो गणित संकीर्ण अर्थ में हमेशा मात्रात्मक अभिव्यक्ति करता है, संबंधों का अध्ययन करता है। ये भी गणित की एक प्रकृति होती है। यह विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। डंके की चोट पर यह भी सही है। ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही विकल्प जो है ये सही होगा, मतलब ये कथन जो होगा गलत होगा। अब सवाल ये कि ये कथन गलत क्यों, निगमनात्मक विज्ञान, जबकि गणित में निगमन विधि होती है। ध्यान रखो गणित मूलतः गणित मूलतः गणित मूलतः आगमनात्मक विज्ञान होता है। आगमनात्मक और निगमनात्मक, ये अंतर क्या है, इसका अंतर भी समझ लें। आगमनात्मक विज्ञान होता है, आगमन और निगमन ये दो प्रक्रियाएं हैं। आगमन प्रक्रिया होती है जब आप कई सारे उदाहरणों को देख करके उनके आधार पर एक जनरल निष्कर्ष आप निकालते हो, सामान्य सोच बनाते हो। ध्यान रखो गणित सबसे पहले जो काम करता है बच्चों में, जिस चिंतन का विकास करता है वो आगमनात्मक चिंतन का विकास करता है। और ये अलग बात है कि जब बच्चा आगमनात्मक चिंतन करने के योग्य हो जाता है, उसके बाद वो उच्च स्तर पर निगमनात्मक चिंतन भी करता है। तो गणित निगमनात्मक बाद में होता है। गणित की मूल प्रकृति अगर आगमनात्मक और निगमनात्मक में पूछी जाएगी तो 100% आपको आगमनात्मक टिक करना है, क्योंकि गणित अनेकों तथ्यों को, उनके संबंधों को पहचान करके एक सामान्य निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया का भी नाम होता है। तो गणित की मूल जो प्रकृति होती है आगमनात्मक विज्ञान होती है, ये निगमनात्मक विज्ञान है। ये कथन इसका गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बालकों की त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को क्या, प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखें, प्राथमिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के अंदर गणित में त्रुटि की संभावना कम हो, गणितीय चिन्हों की प्रयोग का अभ्यास बार बार कराएं। बिल्कुल सही बात है। गणितीय जो चिन्ह है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना और जो बाकी जो चिन्ह होते हैं उनका अभ्यास उसको बार बार कराएं, त्रुटियां कम होंगी। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करे, ये बात भी बिल्कुल सही है। बालकों को हतोत्साहित ना करे, ध्यान को ये भी बात बड़ी अच्छी है, क्योंकि गणित में इस बात को कहा जाता है कि बालकों की त्रुटियों पर बालकों को डांटा नहीं जाए, क्योंकि त्रुटियां जो होती हैं, त्रुटियां सीखने का आधार मानी जाती है गणित में। तो त्रुटियों पे हतोत्साहित नहीं करना है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल करेक्ट विकल्प होगा। एक अच्छा प्रश्न है गणित के प्रक्रियाओं को लेकर के। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान। बड़ी इंपोर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में ये कई बार आ चुकी है और बड़ी इंपोर्टेंट परिभाषा है। ड्यूट, डटन, यंग, प्लेटो, डटन की परिभाषा है। मैंने कोर्स में सारी इंपोर्टेंट परिभाषाएं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपोर्टेंट है, सारी परिभाषाएं मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से नोट कराई है। उनको बोला भी है कि ये ध्यान रखा जाए परिभाषाओं को, जो जो परीक्षा में आ सकती है सबसे ज्यादा। चलिए तो अब ये परिभाषा का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई बराबर 3.1416 प्रतिस्थापित किया। पाई का मान 3.1416। और ध्यान रखो ये काम आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय और रामानुजम और ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट द्वितीय का तो टाइम ही बात का है। आर्यभट्ट प्रथम जो थे, आर्यभट्ट प्रथम सबसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का मान 3.1416 प्रतिस्थापित किया। देखो ये पाई का एप्रोक्स मान होता है और ये सबसे पहले इतना मान प्रतिस्थापित किया, क्योंकि हम जब भारतीय गणितज्ञों का योगदान जब आप देखते हैं, मैंने कोर्स में एक खंड पढ़ा रखा है, वहां पर प्रत्येक गणितज्ञ का गणित को क्या योगदान है प्राचीन समय से, हम वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के काल में, हम आधुनिक समय, मध्यकाल और आधुनिक काल, हम गणितज्ञों को, भारतीय गणितज्ञों को योगदान देखते हैं। तो वहां बोधायन प्रमेय निकल करके आती है, जिससे बाद में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना गया है। शुल्ब सूत्र निकल करके आते हैं। वैदिक काल में
ऐसी कई सारी चीजें हैं जो गणनात्मक तौर पे बच्चों को बड़ी दक्ष बनाती हैं, कल परिकलन की क्षमताएं बच्चों की बढ़ाती हैं। तो ये पाई का जो मान था, ग्रहों नक्षत्रों का ज्ञान, भारतीय संदर्भ में आप देखेंगे, विश्व की अलग अलग सभ्यता में जब आप देखेंगे तो कुछ सभ्यताएं, 2-3 सभ्यताएं ही ऐसी हैं जहां पर प्राचीन तौर पे गणित इतना समृद्ध था। भारत में से एक था। तो आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान प्रतिस्थापित किया 3.1416। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कक्षा सेकंड 2, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले अंकों की संख्याओं को जोड़ने कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हासिल वाला जोड़ करता है बच्चा, उदाहरण के लिए मान लीजिए उसको 35 और मान लीजिए 28 उसको जोड़ना है, तो वो हासिल वाले जोड़ में संख्या 5 और 8 13 और 3 और 2 5, वो इस तरीके से जोड़ देता है। 5 और 8 13, 513। ये जो 5 और 8 13 उसने ऐसा कैसे लिख दिया है, हासिल वाले जोड़ करने में उसको गड़बड़ है। और आप देख रहे हैं कि इस बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे को जोड़ना नहीं आता है, जोड़ना तो आता है, वो 5 और 8 13 सही जोड़ रहा है, लेकिन एक जो गड़बड़ कर रहा है वो गड़बड़ क्या है, इसी को हमको पहचानना है। ये त्रुटि विश्लेषण का सवाल है। गणित में त्रुटियों का आप विश्लेषण कर सकते हैं कि ये त्रुटि किस कारण से है। क्या गणित में रुचि का अभाव है इसलिए नहीं कर पा रहा है? क्या अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है? स्थानीय मान और अंकित मान, शून्य के महत्व की समझ का अभाव है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, रुचि का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अंकित मान, स्थानीय मान, इसमें आप शायद थोड़ा सा जाएंगे, सोच पाएंगे कि शायद ये होल्ड पे रख दें इसको। शून्य के महत्व की समझ, शून्य के महत्व की बात ही नहीं है यहाँ पर, हासिल वाले जोड़ में शून्य के महत्व की बात नहीं है। इसमें से और इसमें से एक विकल्प सही होगा। ये दो विकल्प 100% आप रिमूव कर सकते हो। और ध्यान रखो सही विकल्प है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ। ये जो पुनर्समूहीकरण होता है जोड़ने में और गठाने में, अंग्रेजी में इसको रीग्रुपिंग बोलते हैं। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, रीग्रुपिंग जो होती है, पुनर्समूहीकरण, रीग्रुपिंग यानी कि पुनर्समूहीकरण क्या होता है? पुनर्समूहीकरण बच्चे को गणित में जब संक्रिया सिखाई जाती है, जोड़ना और घटाना सिखाया जाता है। जैसे बच्चा जब जोड़ता है, जैसे मैंने अभी ये प्रश्न लिया 35 और 28, तो वहां पे बच्चों को 10-10 के जोड़े बनाते हैं, टेंस के, है ना 10 के जोड़े, 10 के जोड़े बनाने होते हैं पुनर्समूहीकरण में। तो 10 के जोड़े का मतलब होता है कि जैसे ही 10 से ज्यादा होगा उस 10 को रिप्लेस करेंगे आगे की तरफ, और जरूरत होगी तो आगे से लेंगे। तो जैसे 5 और 8 13 है, तो पुनर्समूहीकरण में ये काम किया जाएगा, 13 में 10 को आगे सरका दिया जाएगा, जिसे हम हासिल का नाम देते हैं। 10 को आगे सरका दिया जाएगा, केवल 3 लिखा जाएगा और 10 को आगे सरका दिया जाएगा। और चूंकि ये दहाई का स्थान है तो 10 आगे सरकेगा तो 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1 और 3 4 और 2 6। ये जो होता है, जैसे घटाने का प्रश्न देखे, जैसे मान लीजिए 43 में से मान लीजिए 27 घटाने हैं, तो बच्चा जब 43 से 27 घटाता है, 3 में से 7 नहीं जाते हैं, तो हम 10 को ट्रांसफर करते हैं और इधर से 10 को ट्रांसफर करते हैं। तो 10 जब ट्रांसफर हो जाता है तो फिर ये हो जाता है 13, और 13 में से 7 जाएंगे तो हो जाएगा 6, और इधर से आपने एक दहाई ट्रांसफर किया, 10 ट्रांसफर किया है, तो यानी कि इधर बचते हैं 3 और 3 में से हो गया तो 1। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है रीग्रुपिंग, पुनर्समूहीकरण, जिसे हम हासिल सामान्य तौर पर बोलते हैं, हासिल को इधर उधर ले जाना। ये जो हासिल को इधर उधर ले जाना होता है यही पुनर्समूहीकरण होता है। तो जो बच्चा गणित में हासिल वाले जोड़ नहीं कर पा रहा है वो रीग्रुपिंग की अवधारणा से परिचित नहीं है, इस समझ का उसके अंदर अभाव है। डी इसका विकल्प सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। मौखिक कार्य क्यों महत्वपूर्ण है गणित में? और गणित में मौखिक हो, लिखित हो, अभ्यास कार्य हो, गृह कार्य हो, इन सबका अपना अपना एक रोल होता है। मैंने ये अलग से खंड पढ़ा रखे हैं, प्रत्येक रोल बता रखा है। ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक से अधिक विकल्प सही है, हमको सर्वश्रेष्ठ विकल्प तय करना है। समय बचाती है, बिल्कुल मौखिक कार्य का समय बचाएगा, कुछ ये विशेषता तो होती है। पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बात सही है, मौखिक कार्य में पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती। मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने के योग्य बनाती है, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये क्षमता विकसित होती है। आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से टच होते दिखेंगे, लेकिन ध्यान रखो मौखिक कार्य का काम उद्देश्य जो है ये नहीं होता पेपर पेंसिल, मतलब होता तो है पेपर पेंसिल बचेगा, लेकिन उद्देश्य ये नहीं होता है कि पेपर पेंसिल बचाया जाए।
समय बचता तो है, लेकिन समय बचाना उद्देश्य नहीं होता है। प्रश्न बोल रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ध्यान को, प्रश्न बोल रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं बोल रहा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। और ध्यान को, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करते हैं। मौखिक कार्य बालकों की मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक शक्तियों, स्मरण, ध्यान, चिंतन, एकाग्रचित्तता, इन सब का विकास करता है। तो मानसिक प्रक्रिया को जो प्रोसेस जो करता है वो मानसिक तौर पे करता है। ये मौखिक कार्य का प्राइमरी और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बाकी ये साइड इफेक्ट है, ये चल रहा है, लेकिन प्रश्न का कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है। और ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर बच्चों से एक सवाल ये पूछता हूं कि बच्चों हेलमेट किस लिए आवश्यक है, हेलमेट का क्या रोल है। एक बच्चा अगर बोल रहा है कि सर हेलमेट हवा से बचाता है, एक बच्चा बोला है कि सर हेलमेट से कहना चाहिए धूल होती है वो बचती है, एक कह रहा है कि सर हेलमेट से आंखों में धूल नहीं जाती, और एक कह रहा है सर हेलमेट से एक्सीडेंट रुकते हैं। तो आप ये देखें, हवा रुकना, आंखों में धूल न जाना, सर्दी या गर्मी कम लगना, ये बात बिल्कुल सही है। हेलमेट से होता तो है। अच्छा, एक ने जवाब दिया कि सर हेलमेट लगा के जाओ तो चालान नहीं कटता है, बात ये भी सही है, बात ये भी सही है। लेकिन सवाल ये थोड़ी कि हेलमेट इसलिए थोड़ी बना के चालान ना कटे, हेलमेट इसलिए नहीं बना के हवा को रोके, हेलमेट इसलिए नहीं बना कि वो सर्दी गर्मी से बचाए, हेलमेट इसलिए बनता है, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है एक्सीडेंट को रोके, मानसिक प्रक्रियाओं का विकास, प्रस्तुतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। चलिए अगला प्रश्न है, खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है। उसने 4 तीली रखी है, 4 तीली, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 4 तीली से एक चतुर्भुज बना रहा है। फिर और चतुर्भुज बनाता है, चतुर्भुज की संख्या अगर एक चतुर्भुज बनाता है तो 4 तीलियों की आवश्यकता उसे हो रही है। अगर ऐसे ऐसे 2 त्रिभुज बनाएगा तो और 4 तीलियों की, यानी कि कुल 8 तीलियों की आवश्यकता होगी। 3 त्रिभुज बनाएगा तो और 4, यानी कि कुल 12 तीलियों की। 4 त्रिभुज बनाएगा तो 16 तीलियों की। यह आवश्यकता, तो बच्चा ये काम कर रहा है, तीलियों से चतुर्भुज भी बना रहा है, और जितने जितने त्रिभुज है, कितनी तीलियों की आवश्यकता है, उनको इस प्रकार से लिख भी रहा है। प्रश्न ये है कि इस प्रक्रिया में राम क्या कर रहा है, निष्कर्ष क्या निकाले। क्या राम खेल रहा है, क्या राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, और राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखो, इसमें आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। और ये प्रश्न सीटेट में आए हुए प्रश्न है, और ये राम खेल के साथ साथ गणित भी कर रहा है। मतलब खेल तो रहा ही है, तीलियों से चतुर्भुज बनाने खेल है, लेकिन जब उनको वो इस तरीके से लिखता है तो एक पैटर्न पहचानता है, ध्यान, कोई पैटर्न पहचानता है। और वो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है यहां पर वो बच्चे को समांतर श्रेणी के उस पर आप काम कर सकते हैं कि 1 के लिए 4, 2 के लिए 8, 3 के लिए 12, तो 4 4 का बढ़ रहा है, तो आप बच्चे को बिना तीली इकट्ठी किए आप इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं कि 4 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, तो 4 चतुर्भुजों के लिए कितनी, 5 के लिए कितनी, वो इस पैटर्न को पहचान लेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक समांतर श्रेणी का भी अध्ययन करेगा। इस प्रक्रिया में राम खेल भी रहा है, साथ साथ गणित भी कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प। और ये सीटेट का एक प्रश्न है। चलिए, तो सी इसका सही आंसर है। और ये प्रोफेसर शुल्ट्ज के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य, यानी को गणित पढ़ाने के उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य यानी कि प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होता है। और ये प्रश्न अलग अलग तरीके से परीक्षा में आता है। ये प्रश्न परीक्षा में ये भी आया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। क्या प्राथमिक स्तर पर गणित इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो, क्या इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि वो तकनीकी शब्दावली से परिचित हो। ये सारे उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर नहीं होते हैं। दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, खाली समय का सदुपयोग नहीं, ये तो गणित पढ़ाने का प्राथमिक स्तर पर खाली समय का सदुपयोग नहीं है। प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचित कराना, ध्यान को, प्राथमिक और सामान्य सिद्धांतों से परिचित प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर नहीं कराया जाता, अवधारणाओं से परिचय कराया जाता है, सिद्धांत गणित पे नहीं दिए जाते। गणित पढ़ाने का जो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है, सबसे पहला प्राथमिक, वो होता है मानसिक शक्ति का विकास, बालक की सोच का गणितीकरण, सोच का गणितीयकरण, जिसे ये नाम भी दिया जाता है गणितीयकरण या गणितीकरण, या एक और नाम दिया था सोच का तार्किकीकरण। ध्यान रखो, प्राथमिक स्तर पर गणित का मानसिक महत्व है। ये 2 प्रश्न आते हैं, और मैंने ये प्रश्न आगे आएगा भी, किसी टेस्ट में आएगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है। तो वो प्राथमिक
प्राथमिक स्तर पर मानसिक महत्व है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो महत्व है वो व्यवहारिक है, वो व्यवहारिक जीवन में जिन चीजों को उपयोग में लेता है गणित की प्रक्रियाओं को, तो वहां पे वो चीजें उच्च प्राथमिक स्तर पर सिखाई जाती है। प्राथमिक स्तर पर प्रोफेसर शुल्ट्ज की ये बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक होता है, मानसिक शक्ति का विकास करना होता है, उसकी सोच का गणितीकरण, तार्किकीकरण करना होता है। मैंने 10वां प्रश्न था, मैंने 10 प्रश्नों के सेट इसलिए लिए हैं ताकि प्रश्न कम हो तो व्याख्याएं अच्छे से हम लोग कर सके। मैं तो 20-20 के भी सेट बना सकता था, 30-30 के भी सेट बना सकता था। बस मेरा उद्देश्य ये था कि अगर मान लीजिए 30-30 के सेट बनाते और एक प्रश्न पे मान लीजिए 2 से 2.5 मिनट या किसी किसी प्रश्न 1.5 मिनट लगती है, तो 30 प्रश्नों का खंड 1 घंटे का लगभग होता है, ज्यादा का। मैं सोच रहा था कि कम 10-10 के सेट बनाए जाए, अगर तो भरपूर व्याख्या करने का समय मिलेगा, 360 डिग्री व्याख्या, कोई भी इधर उधर की बात होगी उसको अच्छे से हम कर पाएंगे, जिससे विस्तृत हमारी जानकारी बनेगी। तो ये वीडियो सॉल्यूशन जब आप एक बार देख लेंगे, वीडियो सॉल्यूशन से एक बार देखने के बाद फिर आपको लगेगा, सच में आपको लगेगा कि प्रश्नों पे आपकी समझ बनने लगी है। रटने का काम तो बिल्कुल करना ही नहीं है, रटना नहीं है। ये समझ जब आपकी बन जाएगी तो परीक्षा में जब चिंतन स्तर के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के साथ आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। शिक्षण विधियां आपकी ताकत होती हैं, ये ताकत मैं आपकी बनाऊंगा। तो ये 10वां प्रश्न था विद्यार्थी। 10 प्रश्नों को अच्छे से करिए, अच्छे से अभ्यास करिए, अच्छे से समझ बनाइए, और टेस्ट में इनकी व्याख्याएं जो है, व्याख्याएं साथ साथ मैंने दे भी रखी है। अगले टेस्ट में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन का काम करेंगे। मुलाकात करते हैं अगले खंड में। जय हिंद, जय भारत।